जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के लिए कि लास्ट 30 स्टेज में आप क्या स्ट्रेटजी बनाएं, क्या स्ट्रेटजी रखें, क्या रणनीति बनाएं, हर एक चीज़ पर हम लोग बात करेंगे और सारे सब्जेक्टों पर बात कर रहे होंगे कि क्या अपनी रणनीति तैयार करें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूँ आरआरबी एएलपी। मैथ 20 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग 25 आएंगे, साइंस के 20 आएंगे और जीए जो हमारा करंट अफेयर है उसके 10 प्रश्न होंगे। इस तरीके से जो हमारा टोटल है वो 75 प्रश्नों का होने वाला है। 60 मिनट आपको समय मिलेगा। तो इन सब के लिए आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, तो हम लोग एक एक सब्जेक्ट पर अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपना जो पहला सब्जेक्ट है वो है मैथ। मैथ के लिए आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथ में इस समय पर डे आप लगभग 3 से 4 घंटे का समय दें। लगभग मिनिमम 3 घंटे का तो समय दें ही, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से कैलकुलेशन कर सकें। उसके साथ ही आप मैथ के सारे टॉपिक लिखो, एक प्रॉपर रणनीति बनाओ और उन टॉपिक में ये खोजो कि मेरा जो वीक चैप्टर है वो कौन सा है। अगर आपने अपना वीक चैप्टर खोज लिया तो आप उसमें एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको CBT 1 में क्वालिफाई करवाएंगे। आपने मैथ के नोट्स बनाए, आप क्या करें, 1 घंटा समय दें, आप उन नोट्स को रिवाइज करें। मतलब जिस तरीके से आप जीके जीएस रिवाइज करते हैं उन नोट्स को रिवाइज कर दें। अब जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के टॉपिक सारे सरल होते हैं, लेकिन आप अगर उनको एक एक प्रश्न लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो आपने क्या किया, नंबर सिस्टम को रिवाइज करना शुरू किया और जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लिया। वो आपको 1 घंटे में काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। नंबर सिस्टम के साथ साथ और भी चैप्टर आप देख लोगे जो आपने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद फिर आप सवाल लगाना शुरू करें। तो 2 से ढाई घंटे आप प्रैक्टिस कर ले। अगर आप 50 से 60 प्रश्न भी प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, देखिए इससे ज़्यादा तो इस समय पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप अगर 100 प्रश्न लेके बैठे तो आपका मन बोर होने लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगने लगेगा। आप क्या करोगे, बुक उठा के रख दोगे। अगर 40-50 प्रश्न लगाते हो तो आपको मजे से लगा सकते हो कि हाँ मज़ा आएगा, कि मैथ लगाने में मज़ा आ रहा है। तो 40-50 प्रश्न का टारगेट रखें। और साथ ही जो आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है वो आपको पेन ड्रॉप मेथड से करनी है। पेन ड्रॉप मेथड क्या होता है, आपने एक सवाल देखा, उस एक सवाल को लगा लिया और उसके जैसे आपको 3-4 सवाल मिलेंगे। अब आपको सोचना है कि हाँ ये ऐसे आएगा, इस तरीके से ऐसे लगाएंगे, इसका कैलकुलेशन ऐसे करके ये आंसर आएगा। पेन ड्रॉप मेथड से आप अपना कैलकुलेशन भी अच्छा कर सकते हैं और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी मैथ में। एक बार करके देखिए, शुरुआत में समस्या आएगी लेकिन उसके बाद फिर आपको ये आदत में आ जाएगा। अभी भी आपके पास 30-35 दिन का समय है, आपके पास समय कम नहीं है कि आपको लग रहा हो कि अब हम क्या कर पाएंगे। तो ऐसा मत सोचें, आप बस तैयारी करते जाएं। इस तरीके से आप मैथ की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही जो आपका टॉपिक कमज़ोर, जो आपने खोजा कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, सिर्फ उसी टॉपिक के आप मॉक टेस्ट दें। मतलब टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दें। उससे आपका उस टॉपिक पर पकड़ भी मजबूत हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ये मेरा टॉपिक मजबूत हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं साइंस के लिए। देखिए, अगर आपके पास NCERT की साइंस है, NCERT से पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, क्योंकि उसका जो 4-5 चैप्टर है वो 1 घंटे में ही कवर हो जाता है। 1 घंटे में 4-5 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर लगाते रहे। साइंस में इतना पर्याप्त रहेगा। अगर आपके पास NCERT नहीं है तो आपके पास जो भी नोट्स मौजूद हो, जो भी आपके पास बुक मौजूद हो जिससे आपने अभी तक पढ़ा हो, भाई उसी से आप तैयारी कर लें, वो परफेक्ट रहेगा। ज़्यादा साइंस पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आप टॉपिक क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, साथ ही प्रीवियस ईयर पे ध्यान दें, आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जो फिजिक्स है, फिजिक्स के जितने फार्मूले हैं, चाहे वो ऊर्जा के हों, चाहे गति के हों, चाहे लेंस के हों, किसी के भी हों, आप एक फार्मूले छोटी छोटी जगह पे नोट कर लें किसी डायरी में, और जब भी आपको टाइम मिले उनको रिवाइज करते रहें। इससे क्या होगा, फार्मूले आपको फिजिक्स के पूरे तैयार हो जाएंगे और जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स के एग्जाम में वो फार्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फार्मूला तैयार है आप इजीली प्रश्नों को सही कर लेंगे। और साथ ही जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सूत्र लिखे होते हैं बहुत से, जैसे बुझा चूना हो गया या बेकिंग सोडा हो गया, फिटकरी हो गई, तो आप एक जगह नोट कर ले, फिर इनका भी रिवाइज करते रहें, तो ये भी आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत बार ये प्रश्न पूछ देते हैं, आप लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही परमाणु क्रमांक, परमाणु भार है, ये भी आप लोग पढ़ लें। तो इनको एक जगह नोट कर लेंगे तो आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। और यही आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। थ्योरी तो जितनी भी परिभाषाएं होती है वो आप अगर एक बार पढ़ लिए हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इजीली उनको सही कर लोगे। इससे आपकी साइंस में और ज़्यादा पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप साइंस की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग में आप डेली 20-20, 30-30 प्रश्न की प्रैक्टिस करते रहें टॉपिक वाइज। आप एनालॉजी लगा रहे हैं, कैलेंडर लगा रहे हैं, क्लॉक लगा रहे हैं, 20-20, 30-30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। 1-1.5 घंटा पर्याप्त है इसके लिए। और जैसे कैलेंडर, क्लॉक या ब्लड रिलेशन, जो भी ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आप कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, उनको एक पेज में लिख लीजिए। और उस एक पेज में लिख लोगे तो एग्जाम टाइम में पूरी रीजनिंग को आधे 1 घंटे में रिवाइज करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा।
क्योंकि आपने पूरे कॉन्सेप्ट तो लिख लिए हैं हर एक चैप्टर के कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जैसे सीरीज वाले प्रश्न हैं तो बहुत सारे सीरीज में प्रश्न दिए होते हैं, तो गुणा प्लस माइनस करके सबसे पहले रेलवे में चेक किया जाता है, उसके बाद वर्ग और क्यूब का चेक किया जाता है, उसके बाद स्टेप मेथड है उसको चेक कर लिया जाता है। तो इन चीज़ों को आप एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक बुक में लिख सकते हैं। इससे क्या रहेगा, रिवीजन जल्दी हो जाएगा एग्जाम टाइम में, मतलब जैसे ही 2-4 दिन बचेंगे रीजनिंग का फास्ट रिवीजन हो जाएगा, तो ये करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप लोग इस तरीके से भी अपना मेथड अपना सकते हैं, एक रणनीति बना सकते हैं रीजनिंग के लिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो करंट अफेयर है। देखिए करंट अफेयर आपको डेली नहीं पढ़ना है, डेली जी नहीं पढ़ना है। अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ोगे तो भाई बाकी चीज़ों पे समय नहीं दे पाओगे। करंट अफेयर के लिए बेहतर स्ट्रेटजी होती है जब आपका एग्जाम 2-3 दिन बचा हो, तब आप स्पीडी ले, स्पीडी पतली बुक आती है और उसको 1-2 बार अच्छे से रीड कर लें, बस उतना पर्याप्त है आपके लिए। उतने में ही आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथ ही पॉलिटी हुआ, पॉलिटी पे तो समय नहीं दे सकते हो, ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है, तो जैसे अनुच्छेद हुआ, संविधान की समितियाँ हुई, तो ये चीज़ें आप तैयार कर लें, बस इसी से प्रश्न बन जाते हैं। और राज्यसभा लोकसभा के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लें, बस आपका पॉलिटी तैयार हो जाएगा। बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, पंचवर्षीय योजना के साथ जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ये भी प्रश्न पूछ देते हैं, तो आप लोग ये भी तैयार कर लें। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप इतना पढ़ लेंगे तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। उसके बाद बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में नदी, पहाड़, झरने, ये जो बेसिक प्रश्न है, और साथ ही जो भारत का भूगोल है, आप अगर उसको एक बार पढ़ लोगे भारत का भूगोल, तो मुझे लगता है कि आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में अगर आधुनिक भारत में जाएँ तो जो युद्ध हुए थे या जो राजवंश से संबंधित प्रश्न है कि इस वंश की स्थापना किसने की थी, ऐसे थोड़े से बेसिक पॉइंट आप अगर लूसेंट से भी तैयार कर लेंगे, बस इतना बहुत है, क्योंकि एक नंबर में किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो आपकी तैयारी एक बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद है मैंने हर एक विषय की एक बेहतर रणनीति आप लोगों को बता दी है। तो अब और एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अभी भी अपने बुक्स को खोज रहे हैं कि जो एलपी का पूरा पेपर फंसा दे। भाई पूरा पेपर तो आपका नोट्स भी फंसा देगा, बस आप विश्वास तो रखो, उसको पढ़ते जाओ, प्रीवियस ईयर करते जाओ। आप बुक्स की खोज में ना रहो, अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करो। तो आप जिससे भी पढ़ रहे हो उसी से पढ़ते रहें, ज़्यादा चक्कर ना पड़े। और एक चीज़, टॉप 500, टॉप 50, टॉप 10 इस चक्कर में अब ना पड़े। अब जो आपके पास कंटेंट है, मतलब लिमिटेड कंटेंट के साथ रहे। अगर आपको रेलवे का एग्जाम निकालना है तो आप लिमिटेड कंटेंट पे ही भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप 5 किताबें ले लोगे और 5 किताबों से तैयारी करने लगोगे तो भाई वो पढ़ ही पाओगे एक बार। लेकिन अगर एक ही किताब को आपने 5 बार पढ़ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक ही किताब को 100 बार पढ़ो, 100 किताबों को एक बार मत पढ़ो, क्योंकि इससे फिर कन्फ्यूजन बना रहता है और एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो ये मैंने एलपी वालों के लिए एक बेहतर रणनीति बता दी। तो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आप लोगों को रणनीति बताई जाएगी। जब एक हफ्ता बचेगा कि आप क्या करें, मॉक टेस्ट के लिए क्या करें, हर एक चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।